नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रीसेंट स्टडी जो कि करी गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एज वेल एज आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, और ऐसा पाया गया है कि जिस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन या और ग्लोबल के सिचुएशंस हैं, और अगर इन सब चीज़ों में ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए अगर वो सब पैक्ट्स एंड जो साइंस करती हैं आपस में सब कंट्रीज, अगर वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन टाइम से नहीं किए गए तो लगभग 25% ऑफ जीडीपी का नुकसान होगा आगे आने वाले 50 सालों में ओवरऑल कंट्रीज में। और इस डेटा के थ्रू यही पता चला कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कनाडा का, लगभग उनके जो प्रोजेक्टेड नुकसान है लगभग 31% के करीब करीब है आगे आने वाले 50 सालों में ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। उसके बाद है आपका अमेरिका एज वेल एज साउथ अफ्रीका, जिनका लगभग 28% करीब करीब प्रोजेक्टेड नुकसान बताया गया जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और उसके अलावा है आपका रशिया एंड ग्रीस, जिसका लगभग 27% करीब करीब का। और उसके बाद तमाम कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, सिंगापुर है और इंडिया है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखेंगे तो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग का इशूज़ हमें देखने को मिला ही। जिस तरीके के नुकसान हमें उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से जान माल का नुकसान हुआ, हिमाचल में हमें इस तरीके के इशूज़ देखने को मिले, जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली पंजाब में काफ़ी वक्त तक बाढ़ की समस्या हमें देखने को मिली। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ, लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, लोगों के घरों में पानी घुस गया। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में तो इस तरीके की अनइवन रेनफॉल की वजह से काफ़ी सारे इशूज़ हम फेस कर ही रहे हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती ही है। अभी मराठवाड़ा में हमें इस तरीके के इशूज़ देखने को मिले। तो जो ग्लोबल क्लाइमेटिक इशूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग इशूज़ हैं, ये किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड पे इन सब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। और सिर्फ किसी एक कंट्री के इम्प्रोवाइजेशन से भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल एक तरीके से ग्लोबल इशू है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला भी है कि इस तरीके के इशूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग या इंटेलेक्चुअल युवा या साइंटिस्ट या डॉक्टर जो इस पर्टिकुलर इशूज़ में काम करते हैं, जिनको इस तरीके की चीज़ों को लेकर नॉलेज है, उन सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और सिर्फ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेक्स अखबारों में देने से, एडिटोरियल देने से, या एक तरीके से विचारधारा पे टीवी पे बात करने से, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। उन सब लोगों को सत्ता का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट का जो हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम में आना पड़ेगा। भले ही वो विधायक के रूप में, भले वो सांसद के रूप में, सिस्टम का हिस्सा बन के, विधानसभाओं का, संसद का हिस्सा बन के, उसके बाद इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि फिलहाल जो लोग सत्ता में हैं, फिलहाल जो लोग इस तरीके की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका इन सब चीज़ों को लेके ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ना उनके मैनिफेस्टो में हम इस तरीके की चीज़ें पाते हैं। अभी जैसे आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अभी बिहार में इलेक्शन है विधानसभा का आगे आने वाले 1-2 महीना में। आपने ऐसी कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या एक तरीके से पॉलिटिकल बैकिंग लिंक्ड इशू, पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन के में ऐसा कोई भी सुना कि वो क्लाइमेटिक इशूज़ को लेकर सॉर्ट आउट करेंगे या क्लाइमेटिक इशूज़ कंडीशंस के ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस समय है कि देश के इंटेलेक्चुअल लोग सामने आएँ, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने और इन सब चीज़ों में इम्प्रोवाइज़ेशन करने में एक तरीके से योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।